आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। मानसून सत्र 26 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र 22 अगस्त को 2 बजे शुरू होगा और अगले दिन शोक प्रस्ताव और अन्य विधान कार्य होंगे, जबकि 23 और 24 अगस्त यानी कि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। 25 और 26 अगस्त को 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही होगी। हालांकि सत्र कितने दिन चलेगा इस पर अंतिम मुहर बीएससी की 22 अगस्त को होने वाली बैठक में लगेगी। लेकिन इतना तय है कि मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। फिरौती और हत्या जैसे मामलों पर भी सदन के अंदर हंगामे के आसार नजर आ रहा है। तो कल से हरियाणा में विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होगी और बड़ी बातें आपको बता देते हैं मानसून सत्र की। सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाएंगे 2 विधेयक। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक होगा और इसके अलावा हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन और पेंशन संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा, जिसमें 304 अंकांकित प्रश्न होंगे और 160 तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायकों की ओर से 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो कल से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और 26 अगस्त तक मानसून सत्र चल सकता है। मानसून सत्र 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे शुरू होगा और अगले दिन शोक प्रस्ताव और अन्य विधान कार्य होंगे। 25 और 26 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही होगी। सत्र को लेकर बीएससी की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। फिरौती और हत्या जैसे मामलों पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष की पूरी तैयारी है। अगर हम सदन के अंदर की बात करें तो इस बार सदन में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जो कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक है और इसके अलावा हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन और पेंशन संशोधन विधेयक है। इन दोनों को ही पेश किया जाएगा और 304 अतारांकित प्रश्न हैं जिन्हें रखा जाएगा और 160 तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायकों की ओर से 30 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो महत्वपूर्ण है और कल से विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होगी। 26 अगस्त तक मानसून सत्र चल सकता है। 22 अगस्त यानी कि कल से दोपहर 2 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। अगले दिन शोक प्रस्ताव और अन्य विधान कार्य होंगे। 25 और 26 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही होगी। बीएससी की बैठक में तय किया जाएगा कि सत्र की अवधि कब तक रहेगी। और हमारे साथ इनेलो से रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले विद्रोही जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि तारीख जिस तरह से स्पष्ट हो चुकी है, कल से शुरुआत हो रही है सदन की, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं सरकार को घेरने की? देखिए, सरकार को घेरने की हमने रणनीति बना ली है। जितने जन मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे। जो किसानों के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं और जो ये गरीबों के राशन कार्ड काटने के मुद्दे हैं, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, HRN के मुद्दे हैं, तो मुद्दों की भरमार है। अब देखिए, हमारे यहाँ खाद नहीं मिल रहा। पिछले सीजन की तुलना में खरीफ में 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा सरकार के आंकड़ों के अनुसार बाजरा और धान की बिजाई हुई है, और उस अनुपात में किसानों को खाद नहीं मिल रहा। किसानों को खाद ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, खाद के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पिछले बार छात्रों के साथ इनका समझौता हुआ था HAU के अंदर। हमने उसी दिन कहा था कि ये सरकार धोखाधड़ी करेगी। जो VC को हटाने या छुट्टी भेजने की बात थी वो नहीं मानी। दोबारा छात्र आंदोलन पर आ रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा आपके सामने है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं। मनीषा का मामला है, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर हरियाणा महिला सुरक्षा के अंदर नंबर 1 है। ये जो बात दावे करते हैं सरकारी नौकरियों को पर दे नहीं रहे, राशन कार्ड कम किए जा रहे हैं। पहले 52 लाख गरीबी की रेखा के नीचे BPL कार्ड थे,
8 महीनों में इन्होंने घटाकर 44 लाख कर दिया। और इन 44 लाख में भी जो लगभग 13-14 लाख लोग हैं उनको राशन नहीं देते। आप जो खाद्य आपूर्ति विभाग हर महीना एलोकेशन जारी करता है उसका आप अध्ययन कर लें। इन्होंने हमारे रेवाड़ी जिले का ही जारी किया है सितंबर का। हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर 29 लाख के किलो के करीब गेहूं चाहिए और अलॉट किया है 22 लाख किलो। 1 लाख परिवारों को राशन नहीं मिलेगा। अब 22 जिले हैं, जब एक जिले के अंदर 1 लाख नहीं मिल रहा तो आप अंदाजा लगाइए कि 15 से 20 लाख लोगों को राशन नहीं मिलेगा। कहने को 44 लाख बीपीएल कार्ड हैं, पर सुविधा केवल ये 30 के करीब दे रहे हैं। और ये जब से दोबारा सरकार बनी है, आप हर साल का, हर महीने का जो एलोकेशन है राशन का, वो कम करते जा रहे हैं। अर्थात ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन वोट बटोरने के बाद भाग जाते हैं। जल भराव की समस्या है, अभी तक जल भराव हो रहा है, किसान फसल की बिजाई नहीं कर पा रहा है, मुआवजा नहीं मिला है। तो मैडम मुद्दों की भरमार है और सरकार को घेरने के लिए हमारे पास पर्याप्त मुद्दे हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, क्योंकि संख्या बल मजबूती में विपक्ष में आप हैं और आवाज़ जिस तरह से बुलंद करेंगे, सरकार को गिरने की आपकी रणनीतियां हैं, देखना होगा कि किस तरह से सदन के अंदर आप लोग आवाज़ उठाते हैं। इनेलो से मैं रजत जी आपसे समझना चाहूँगी, संख्या बल आपके विधायकों का भले ही कम हो, लेकिन रणनीति क्या उतनी मजबूत होगी कि सरकारों से जो आप सवाल दागेंगे उसका जवाब आपको पर्याप्त रूप से मिल सके और उसका कुछ असर दिखे? देखिए, ये तो सरकार कल बीएसी में क्या डिसाइड करती है, ये तो सबसे पहले तो उस पर डिपेंड करेगा कि सरकार कितने हमारे ध्यान आकर्षित प्रस्ताव हैं जो हमने दिए हैं, जिसमें हमें खाद की कमी को लेकर जो हमारा SYL का इशू है, पंजाब जो पानी हमारा जो पहले भी हमारा BBMB में जिस तरीके से हमारा पानी रोका गया 1.5 महीने तक, उसके बाद कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिल्कुल आपको अच्छी तरह पता होगा, आए दिन ये खबरें सुर्खियां बन रही है। उसके बाद उसके देखिए, उसके बाद बिजली के दरों में और जो कलेक्टर रेट के दरों में जो एकदम बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो जल भराव से किसान की फसल खराब हुई है, जो आयुष्मान योजना के तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पता होगा जिस तरीके से डॉक्टर्स ने मना कर दिया इलाज के लिए, उसके बाद धान के अंदर अभी आपको पता है कि जीरी में जिस तरीके से ये वायरस आया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स की बहुत भारी कमी है, नशे का मुद्दा रहेगा जो पहले से ही हम बहुत उठाते रहे हैं बुलंद तरीके से। अभय सिंह जी ने तो हर विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठाया, बाकायदा सबूत भी पेश किए। उसके बाद क्राइम का जो डेटा मांग रहे हैं सरकार से, डकैती, मर्डर, फिरौती, उसके बाद जो फसल बीमा योजना के तहत भी कुछ जो त्रुटियां आई हैं, HSSC और HPSC में जो पेपर लीक का मुद्दा है, अभी GST का आपको पता होगा बहुत चोरी के मामले, GST चपत लगाई जा रही है, चोरी के मामले हैं कूड़े के ढेर पूरे हरियाणा में। मैं केवल गुड़गांव की बात नहीं करूंगा, पूरे हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों का वो पूरा का पूरा मांग रहे हैं। उद्योग क्यों पलायन कर रहे हैं, उद्योग नीति को लेकर जो आपकी OTS स्कीम है उसको लेकर हमने उठाया है प्रश्न। जो मास्टर प्लान है उसमें बार बार बदला जा रहा है, उसके अंदर जो आवंटित किया जा रहा है चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, उनको प्राइवेट में देने का मुद्दा है। उसके बाद भू माफिया का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अभी लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति है, उसको लेकर हमने प्रश्न जो है वो उठाकर वो दिया हुआ है। और उसके बाद प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा आज कर्ज कितना है, कुल कर्ज आज हरियाणा के ऊपर पिछले बजट सत्र में 3,52,000 करोड़ का हमने बताया था। आज प्रदेश में कितना है? पुलिस की भर्तियां जो है खाली पड़ी है, हेल्थ डिपार्टमेंट की भर्तियां खाली पड़ी हैं, गवर्नमेंट की जो लैंड है, इंस्टीट्यूशन है, उनको लीज पे किस किस को क्या उसका ब्यौरा हमने मांगा है। ऐसे बहुत से मुद्दे जो हमने उठाकर दिए हैं। और केवल अगर आप ये कहें कि हमारे 2 विधायक हैं, पहले एक विधायक थे अभय सिंह जी चौटाला और पूरे विपक्ष पर भारी पड़ते थे, सत्ता पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी। लेकिन आज अगर ये मुख्य विपक्षी दल है तो इनका तो नेता प्रतिपक्ष इतना बजट का इतना महत्वपूर्ण सत्र था, ये वॉकआउट करके चले जाते थे। लेकिन आज कल 11 बजे BSC की मीटिंग है,
इनका अभी तक नेता प्रतिपक्ष का बिल्कुल, पता इसी नहीं। सवाल पर मैं आऊंगी वेद प्रकाश जी से। अभी बीएससी की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष ये मिलकर बिजनेस का जो हाउस का जो बिजनेस है, बीएससी का जो हाउस का बिजनेस है, क्या चलेगा, कौन से मुद्दे उठेंगे, यही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। अभी तक आप अपना हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल हो, उसका दायित्व भी नहीं आप निभा पाए, अपना अंदरूनी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। ये अब हाउस से एक दिन पहले अभी मैं बिल्कुल रजत जी, मैं इस पर जवाब लूंगी अभी वेद प्रकाश जी से। और हमारे साथ पंकज बेनीवाल जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आपसे समझना चाहेंगे, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, प्रश्नकाल के लिए एक सूची तैयार कर ली गई है, और जिस तरह से अभी दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे हम इनेलो की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही प्रवक्ता आपने अब तमाम मुद्दों को गिनवा रहे थे। अब इन मुद्दों को तो रख दिया गया है, लेकिन सरकार की कितनी तैयारी है जवाबदेही की? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार बनी, और लगातार जनता की कसौटियों पर खरा उतरती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पूर्व में रहे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और अभी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री, लगातार जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं, और जनता के जो आम मुद्दे होते हैं उन सब पर काम कर रहे हैं। और जो पिछले काफी दशकों तक जो हरियाणा की जनता ने दंश झेला है, चाहे वो किसी की भी सरकार विपक्ष में रही हो, चाहे वो विपक्ष के कांग्रेस के साथी की सरकार रही हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही हो, इनकी सरकारों में जो हरियाणा की जनता ने दंश झेला है, जो उनको उनकी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, वो लगातार पिछली 3 योजनाओं से हरियाणा की जनता को सारी सुख सुविधाएं मिलती जा रही हैं। और अंत्योदय की भावना से जो हमारी सरकार काम कर रही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं सरकार की पहुंचे, और 1 रुपया अगर ऊपर से चलता है तो 1 रुपया ही जनता तक पहुंचे। और मैं अभी कांग्रेस के साथी की बात सुन रहा था, वो कुछ किसानों की हितैषी होने की बात कर रहे थे। तो किसान हितैषी जब कहाँ थे? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 14 में, जब किसानों की फसल खराब हो रही थी तो 4 रुपए के चेक, 2 रुपए के चेक, 5 रुपए के चेक लोग ये दिया करते थे। उस समय पर इनको किसानों का दर्द समझ में नहीं आता था कि आज ये लोग किसान हितैषी होने की बात करते हैं। तो इनका जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। बस मेरी इनसे एक दरख्वास्त रहेगी कि जैसे कि ये लोग वॉकआउट करके भाग जाते हैं हरियाणा की बेहतरी के लिए, हरियाणा के अच्छे निर्माण के लिए, अपने अच्छे विजन्स के साथ आए, अपने अच्छे सुचारू रूप से वहां पर विधानसभा का जो मानसून सत्र है इसको पूर्ण तरीके से अच्छा चलाएं, भागे ना, कमर दिखा के ना भागे। और एलओपी की जो बात है, अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि, और इंडियन नेशनल लोकदल के साथी भी कह रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीएससी की कल बैठक है तो अर्जुन चौटाला जी को भी स्पेशल इनविटेशन भेजा गया, वो भी रहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी रहेंगे, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, गीता भुक्कल जी भी रहेंगी, और तमाम जो हरियाणा सरकार के नेता हैं, चाहे महिपाल ढांडा जी हैं, अनिल विज जी हैं, कृष्ण बेदी जी हैं, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, और अरविंदर कल्याण जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी बीएससी की, और सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। कितनी लंबी समय अवधि रहेगी, उन सारे मुद्दों पर कल बीएससी की बैठक में भी फैसला लिया जाएगा। मेरी एक दरखास्त फिर से आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यह है कि जो विपक्ष भाग जाता है कायराना तरीके से कमर दिखा करके, वो ना भागे। हरियाणा की जनता की भलाई के लिए, हरियाणा की जनता की प्रश्नकाल को लेकर अगर पंकज जी बात करें तो प्रश्नकाल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जितने भी पसंद हमारे क्वेश्चन रहेंगे विपक्ष के साथियों के, सबके जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल तैयार है। इनके हर एक सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। बस मैं वही बात है कि ये भागे ना, क्योंकि जब सरकार जवाब देती है तो ये लोग वॉकआउट करके भागने लग जाते हैं, हमारा ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब चीजें ना करें, हरियाणा की जनता की भलाई के लिए वहां पर बैठे, अपनी बातें सुचारू रूप से रखें, और सुचारू रूप से ही विधानसभा के मानसून सत्र को चलने दें। और जो सरकार, जो इनके सवाल होंगे, उनके जब जवाब दें तो उनको धैर्य पूर्वक सुने कि वो सवालों के जवाब इनके कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता के लिए बहुत अनेकों काम ऐसे हैं जो हरियाणा की सरकार ने किए हैं। तमाम जितने भी साथियों के, किसानों का मुद्दा होगा, गरीब कल्याण का मुद्दा होगा, इन सब सवालों पर बेहतरीन तरीके से जवाब दिए जाएंगे। बस इनको वहां पर शांति से बैठ के सुनना रहेगा कि सरकार जवाब कैसे दे रही है। जी
ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के लिए जो बात पंकज जी कह रहे हैं कि विपक्ष उन जो मुद्दों को उठा रहा है उनके जवाब सुने। वेद प्रकाश विद्रोही जी, पहला तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि एक बार फिर से सदन की कार्यवाही का समय आ गया है, लेकिन अब तक एलओपी का नाम नहीं सामने आया, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कार्यवाही भी बिना एलओपी के निकल जाएगी? और दूसरा, वॉकआउट का जो मुद्दा उठा रहे थे अभी पंकज जी की विपक्ष बात नहीं सुनता है और जब जवाब देने की बारी आती है तो वॉकआउट कर लेता है। एलओपी की नियुक्ति का मामला है, मुझे लगता है कि एलओपी की नियुक्ति में निश्चित रूप से देरी हुई है। अब की बार हो सकता है कि हाईकमान ने जो भी देना था फीडबैक को ले लिया, अब हाईकमान ने निर्णय करना है। उस संदर्भ में तो मैडम मैं कुछ कह नहीं सकता। इस सेशन में होगा नहीं होगा, मैं इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं बता सकता। पर मैं आपको ये बताता हूँ, मजबूती से हमने बजट सेशन में भी सरकार को घुटनों पर लाया था और इस सेशन में भी लाएंगे। बिना एलओपी के सर, बिना एलओपी के जी, बिना एलओपी के, एलओपी तो मैडम बिना एलओपी भी लड़ाई तो हमारे विधायकों ने करनी है। जो 37 के 37 वो मौजूद रहेंगे। सर, पद बनाया गया है तो उसके पद अगर बनाया गया है, हाँ जी, अगर एलओपी का पद बनाया गया है तो उसकी कुछ ना कुछ तो अहमियत होगी ना। तो मैं मान रहा हूँ कि वो, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, उसमें देरी हुई है। जब जो मुद्दा मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं आपको झूठ बोलकर क्या कह सकता हूँ? वो तो आपकी बात सहमत है, परंतु विधानसभा में जो समय मिलता है वो विधायकों की स्ट्रेंथ के आधार पर मिलता है। हमें 37 विधायकों के स्ट्रेंथ के आधार पर समय मिलेगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे तरफ से लीड करते हैं, तो उसको लीड को तो आप रोक नहीं सकते। हमारे 37 विधायकों के समय को आप नहीं रोक सकते, तो हम मजबूती से हम मुद्दे उठाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, बजट सेशन में एलओपी नहीं था, पर क्या हमने मुद्दे उठाने में कमी छोड़ी? और भाजपा तो झूठ बोलती है, धोखाधड़ी करती है, हमें कहती है भाग जाऊंगे। ये जनता के साथ भी धोखा करते हैं और विधानसभा में भी धोखा करते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते। अब जो इन्होंने वादे किए थे चुनावों के अंदर, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। सारे झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। कोई भी सवाल अगर आप सही नहीं बताओगे, सही नहीं करोगे, तो आपका विरोध तो होगा। आप सवालों के जवाब सही नहीं देते। अब झूठ बोलना इनकी आदत है। अब मैंने आपसे कहा कि राशन ये कम कर रहे हैं, नौकरियां ये नहीं दे रहे, किसानों को मुआवजा ये नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जमाने में 40 पैसा या 2 रुपए मिलते थे। ये भाजपा के शोषक लोग हैं, इनको हरियाणा के किसान के संदर्भ की जानकारी नहीं कि भाई किन किसानों को 2 रुपए मिलते थे। लैंड होल्डिंग क्या है कि हरियाणा में कुछ जमीनें श्यामलास की जमीन है जो 200, 500, 1000 लोग उसके मालिक होते हैं। तो जब वो 1000 लोग मालिक होंगे तो उस जमीन के 50 पैसे, 2 रुपए, 4 रुपए मुआवजा मिलता था, क्योंकि वो इकट्ठी जमीन है, कुछ है कि जमीन। उसके बाद कांग्रेस ने एक कानून बनाया कि भाई किसी भी किसान को 200 रुपए से कम नहीं मिलेगा मुआवजा। अगर 200 रुपए से कम मुआवजा तो मुआवजा देंगे ही नहीं। फिर 500 रुपए का बनाया। इनके राज में भी 2016 तक यही चलता रहा था। 16 के बाद इन्होंने भी पक्का कानून बना दिया कि भाई हमने तो प्रशासनिक आदेश से किया था, इन्होंने विधानसभा में कानून बना दिया कि भाई 500 रुपए से कम जिनका मुआवजा होगा उनको मुआवजा नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि भाजपा के लोग झूठे लोग हैं, इनको जानकारी है नहीं। जब से ये सत्ता में आए हैं, इन एक दिन भी किसान को खाद नहीं मिल रहा। सारी फसलें उठाकर देख लो, पर्याप्त मुआवजा नहीं देते। फसल बीमा का आप आंकड़ा उठाकर देख लो, पूंजीपतियों की तिजोरियों में जा रहा है। ये हरियाणा की बात करते हैं। देश भर के किसानों पर 78,000 रुपए का प्रति व्यक्ति कर्जा है। हरियाणा में 1,82,922 रुपए का कर्जा है। किसान कर्ज में डूबा पड़ा है। अब ये जैसे हमारे साथी ने लोग बता रहे थे, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, यूनिवर्सिटीज में 50% स्टाफ नहीं है, अस्पतालों के अंदर स्टाफ नहीं है। अब जब स्टाफ है नहीं, आयुष्मान की 5 जो थी गरीबों की जो इलाज होते थे प्राइवेट में, वो छीन लिए, क्योंकि कहते भाई उन्हीं 5 चीजों के जो मोतियाबिंद है, पेट की बीमारी है, आंत की बीमारी है, इन्हीं के ज्यादा होते थे, बिल बढ़ रहे थे, तो इन्होंने कह दिया कि सरकारी में कराएंगे। सरकारी में लोगों को टाइम नहीं मिलता और प्राइवेट में भी नहीं हो रहा। तो ये लोग लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं।
पूरी बात नहीं करते, जो वादा करते हैं धोखाधड़ी करते हैं और धोखाधड़ी कर कर फिर भाग जाते हैं। तो झूठों की जमात है ये। ठीक है भाई, इनको हमारी कुछ कमजोरियों की वजह से सत्ता मिल गई, कुछ वोट की हेराफेरी जिनको मिल गई, वोट की चोरी से मिल गई, इसलिए ये उछल रहे हैं। अब ये स्वाभाविक है, जो सत्ता में होता है वो उसके अंदर सत्ता अहंकार है। अब ये लंबी चौड़ी भागते हैं कि विपक्ष भाग जाएगा। रे विपक्ष तो वहीं खड़ा रहता है, तुम भागते हो सवालों से, सवालों के जवाब नहीं देते। जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो सरकार। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैं आपने जो मुद्दे उठाए हैं, पंकज जी, विपक्ष का कहना है मुख्य तौर पर, अगर मैं रजत जी की भी बात को कोट करूं या वेद प्रकाश जी की बात, प्रोग्राम दिया है वो केवल 3 दिन का दिया है। ठीक है, मैं लौटती हूँ वेद प्रकाश जी। तो विपक्ष तो पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार है ना, और विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार उस हिसाब से जवाब देगी तो हम सुनेंगे। देखिए, विपक्ष अगर तैयार है अपने से सवाल करके ना भागे तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। ये भी अपने सवाल करें, सरकार तो जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार कभी नहीं भागती, सरकार अपने जवाब तैयार रखती है और सभी साथियों को संतुष्ट करने की कोशिश करती है। क्योंकि जो विपक्ष के साथी हैं ये भी हरियाणा के ही, ये कहीं और स्टेट से आके यहाँ सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि इनको संतुष्ट करना भी और इनके साथियों को संतुष्ट करना भी वो सारा भारतीय जनता पार्टी का ही, जो जिस भी दायित्व होता है कि वो अपने विपक्ष के साथियों को भी, जनता को भी, सबको सामंजस्य बिठा करके सबको संतुष्ट रखे। तो हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है। बस इनके सवाल हो, उनके जवाब हम बेहतरीन तरीके से देंगे। बस बात वही रहेगी, ये जो इन्होंने आश्वासन कि हम वहां बैठकर सुनेंगे, तो बस लगातार यही जो वार्तालाप का जरिया है ये लगातार ऐसे ही चलता रहे कि आप लोग अपने सवाल करें और हम बेहतरीन तरीके से। पंकज जी, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 160 तारांकित प्रश्न पूछे जाने हैं विधायकों की ओर से। अब इतनी अगर 160 प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं जो तारांकित हैं खाली, इन प्रश्नों के लिए एक बड़ी तादाद है प्रश्नों की, और मिला जुला कर प्रदेश की समस्याओं को लेकर ही ये लाजमी है सवाल हैं। तो इनको जवाब देने में कितनी तैयारी, क्या कुछ कहेंगे? सभी के सभी, मैंने बताया आपको कि सभी के सभी सवालों के जवाब तैयार हैं। ठीक है, किसी भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं है कि छिपाया जाएगा। तथ्यों के आधार पे, तथ्यों के आधारित सभी सवालों के जवाब तथ्यों के साथ दिए जाएंगे। किसी भी सवाल को ना तो छोड़ा जाएगा, ना किसी भी सवाल को, जो हरियाणा की जनता से संबंधित जो 160 सवाल है, सभी के सभी सवालों का जवाब हरियाणा की जनता को भी जानने का अधिकार है। सिर्फ विपक्ष का ही नहीं है, ताकि पूरी हरियाणा की जनता भी जाने कि जिन सवालों को विपक्ष ने उठाया उनके लिए हमारी सरकार जो हमने लगातार तीसरी बार बनाई उसने क्या किया है, ये बिल्कुल इनका भी दायित्व है। पूरे हरियाणा की जनता को भी, एक एक जनता वासी को जानने का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बेहतरीन तरीके से कल से जो मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है, सभी सवालों के जवाब बेहतरीन तरीके से देंगे। ठीक है रजत जी, सदन की कार्यवाही में जितने प्रश्नकाल महत्वपूर्ण हो जाता है उतने विधेयक भी जो अगर पटल पे रखे जाने हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बार की कार्यवाही में 2 विधेयक सरकार की ओर से रखे जाने हैं। देखिए, पहले तो जो भी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि विपक्ष केवल चुपचाप बैठकर सवालों के जवाब सुने। देखिए, विपक्ष का काम कोई ये हाउस है, ये कोई सत्संग नहीं है कि चुपचाप बैठ कर सुने। अगर कोई तर्कपूर्ण कोई जवाब होगा जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, और अगर कोई तथ्यों से परे कोई बात हुई, कोई तर्कहीन बात अगर कोई सरकार की तरफ से आती है, तो निश्चित तौर पर सरकार को उसके ऊपर सप्लीमेंट्री भी पूछा जाता है और उसके ऊपर सरकार को घेरा भी जाता है। और केवल विपक्ष का काम चुपचाप बैठकर वहां पर सुनना नहीं होता। ये शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि केवल चुपचाप बैठ के सुने, ये जो है इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। रजत भाई, मैंने चुपचाप शब्द इसलिए यूज किया कि जब जवाब मिले तब दें। सप्लीमेंट्री बिल्कुल देंगे आप लोगों का दायित्व है, आप लोगों का अधिकार है करने का, बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन जब जवाब हो, जब हंगामा ना हो, बस इतनी सी बात है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल क्लास की तरह काम होगा, वो बिल्कुल हाउस है, आपका अधिकार है वहां पर बातें करने का, बातें रखने का, हरियाणा की जनता के हर मुद्दे को उठाने का आपका अधिकार है। देखिए, प्लीज आप मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। या तो आप समय बढ़ाइए, अवधि बढ़ाइए,
जिन मुद्दों को हमने उठाया है, जो मैंने आपको बताया, उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई सफिशिएंट टाइम इस बार आप देने की कोई आपकी मंशा है। आप अगर मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप इस सत्र की अवधि थोड़ी बढ़ाए। प्रेशर सरकार से बहुत ज्यादा है। अगर आप इनमें से पिक एंड चूज कोई लॉटरी में कोई उठाएंगे, बाकी सारे के सारे उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें से कोई भी एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जा सके। विधेयक को आप 2 विधेयक है उसके ऊपर भी चर्चा का समय दीजिए। सारा कुछ तारांकित प्रश्न है, उनको उनके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, 2 विधेयक हैं, तो आप सरकार कितनी उसके ऊपर चर्चा कराएगी, क्या कराएगी, ये देखिए इनके हाथ में है सारा कुछ। बोले चाहे जो मर्जी, इन्होंने विपक्ष के नेताओं को जो आमंत्रण दिया है, लेकिन सारा का सारा जो है एंड में जो फाइनल किया जाएगा, बाकी वो तो सरकार ही करेगी। आप बताइए अवधि बढ़ा रहे हैं कि नहीं अवधि बढ़ा रहे हैं, अभी बता दीजिए। तो अगर आप इतने सारे मुद्दों में से, मुझे नहीं लगता ये सारे के सारे मुद्दे सरकार कवर कर पाएगी। पंकज जी जवाब दीजिए। पंकज बेनीवाल जी आप जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। कल बीएसी की बैठक है, उसमें सारी चीजें तफसील से डिस्कस होंगी, हर चीज का हमें पता चल जाएगा। अभी कुछ भी कह देना ये बहुत जल्दबाजी होगी। तो कल बीएसी की बैठक तक हम सबको विपक्ष के मन में डर इस बात का है, समय कम मिलने का। अभी जिस तरह से रजत जी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं हमारी तरफ से, और अगर समय कम मिलता है तो उन मुद्दों को नहीं उठाया, उनका जवाब नहीं मिल पाएगा और वो मुद्दे अछूते रह जाएंगे। वो सारे मुद्दे जो रजत भाई की पार्टी या फिर विद्रोही जी की पार्टी उठाने वाली है, वो हरियाणा की जनता के ही मुद्दे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार हरियाणा की जनता के लिए बेहतरी के लिए, विकसित हरियाणा के लिए काम कर रही है। तो सभी सवालों के जवाब हमारे पास है, कोई सवाल हमारे जवाबों से अछूता नहीं होगा। निश्चिंत रहें, आपके जितने भी सवाल होंगे सभी का जवाब तरीके से वहां पर तथ्यों के आधार पर मिलेगा। तार्किक आधार बिना तार्किक के बिना कोई ऐसा बिना तथ्यों के एक भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। हमारी पूर्ण तरीके से तैयारी है सभी सवालों के जवाब देने के। विद्रोही जी सरकार की ओर से आश्वस्त कर रहे हैं पंकज जी की पूरी तैयारी है और आश्वस्त रहे कि सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो कितनी उम्मीदें इस सत्र से? देखिए साहब, इनका पूर्व का इतिहास तो बताता नहीं, इनसे क्या उम्मीद करेंगे। 3 दिन का सत्र होगा मैडम, केवल इन्होंने तय कर रखा है। चलिए, चूंकि इस समय कम है इसलिए माफी के साथ रोकूंगी। विद्रोही जी आपको बहुत शुक्रिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और अपना कीमती समय देने के लिए।